नमस्ते मित्रों, चैनल वी आर आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बहुत एक खुशी की संदर्भ है। हमारे देश के एक महान वरिष्ठ कलाकार पद्मश्री श्याम शर्मा जी, उनके पूरे जीवन की जो कला साधना है, उनकी जो विचारधाराएं हैं, उनकी जो उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने जो कला क्षेत्र में जो अपनी साधना की है, उसकी एक रेट्रोस्पेक्टिव शो चल रही है बिहार म्यूजियम में। आज हम बात करेंगे इस महान कलाकार पद्मश्री श्याम शर्मा जी से है, उनकी पूरी अनुभूति, उनकी अनुभव और ये रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में उनकी क्या अनुभव रही है। श्याम शर्मा जी नमस्ते, बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्याम शर्मा जी, आपकी इतनी बड़ी जीवन सफर रही, कला साधना रही जी। और आपकी एक रेट्रोस्पेक्टिव शो चल रही है बिहार म्यूजियम में, जिसमें आपकी पूरे जीवन की साधना के बारे में आपने प्रस्तुत किया है वहां पे। तो बहुत हम जानना चाहेंगे, ये क्या सफर कैसी रही, ये रेट्रोस्पेक्टिव की ये पूरी आपकी जो पिछले शायद 25 30 40 साल की जो कलाकृति साधना आपकी जो थॉट प्रोसेस रही, उसके बारे में बताइएगा प्लीज। बिहार म्यूजियम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम है, संग्रहालय है। वहाँ के डायरेक्टर जनरल श्री अंजनी कुमार सिंह जी हैं। उन्होंने मेरी कला यात्रा को कभी दूर से कभी पास से निरंतर देखते चले आ रहे हैं। उनका प्रपोजल आया कि आप अपना रेट्रोस्पेक्टिव पुनरावलोकन प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में करिए। तो ये 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक ये कला प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में आयोजित है। मेरी कला यात्रा के में बहुत से पड़ाव आए, बहुत से मोड़ आए, बहुत सी तकनीकी विकास हुआ, कला चिंतन का रूप बदले। तो मैंने इस प्रदर्शनी में अपने हर पीरियड के कुछ कुछ चयनित चित्र को प्रदर्शित किया है, जो लगभग 115 चित्र हैं। उसमें मेरा पहला चित्र भी है 1966 का, और 2 महीने पहले जो मैं व्हाइट इन व्हाइट, सफेद में सफेद या काले में कालिमा को खोजने का जो मैंने प्रयास किया है, वो सारे चित्र यहाँ प्रदर्शित हैं। और ये प्रदर्शनी बिहार के दर्शकों को एक नया विजुअल एक्सपीरियंस, एक नया चाक्षुष अनुभव दे रही है। दादा, आपने कहा कि आपके जीवन के अलग अलग पड़ाव के कलाकृतियां यहाँ पे है। अगर मैं, आपने कहा 66 से लेकर अभी तक, अगर मैं इस 60 साल की, करीब करीब 60 साल की जो यात्रा रही, अगर उसको एक 5-6 अलग अलग पड़ाव में अगर देखना चाहूं, तो आप इसको कैसे कहेंगे? मतलब स्टार्टिंग के 10 साल कैसे रहे, फिर उसकी 10 साल कैसे रही, फिर उसकी 10, ऐसे कुछ बता सकते हैं? हाँ, ऐसा है। मेरा पहला कला शिक्षा, कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्रिंट मेकिंग की शिक्षा लेने के बाद मैंने अपनी कला यात्रा को प्रारंभ मानता हूं। मेरे प्रिंट मेकिंग के कला गुरु प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल, ये बहुत ही देश के अग्रणी छापाकार हैं। उनसे मैंने शिक्षा ली। मैं 1966 में पटना में
कला महाविद्यालय में शिक्षक बनकर आया प्रिंट मेकिंग का। मैंने यहाँ पर छापा कला विभाग की स्थापना की। वो एक दौर था मेरा पटना आने के बाद। तो उस समय कला महाविद्यालय के पीछे एक लकड़ी का गोडाउन था, क्योंकि मैं छात्र जीवन से उठकर करता रहा। प्लाईवुड को लेकर आकृतियां बनाकर उनमें स्ट्रोक से पैदा करके मैं लेता रहा। और 1966 जब मैं 1965 जब मैं कला महाविद्यालय का विद्यार्थी था, तो कलकत्ता की एक फर्म गैस कीन विलियम्स ने पूरे भारत के कला के छात्रों की एक कंपटीशन आयोजित किया और उसमें मेरा छापा चित्र चुना गया और उसका कैलेंडर बना 1966 का। आज उसमें जो और 11 कलाकार हैं वो देश के अग्रणी श्रेणी की कलाकार हैं और केवल मैं ही छापाकार था। कला महाविद्यालय पटना में आने के बाद कुछ दिन तक मैंने उसी तकनीक में काम किया। लकड़ी का प्लैंक ले लेता था, उस पर आकृतियां उकेरता था और कई रंगों में छापता था। परंतु कला महाविद्यालय के पीछे जो लकड़ी का गोडाउन था, मैं कभी कभी वहां जाकर बैठता था और लकड़ियों के जो ट्री ट्रंक के सेक्शन होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करता था। वो मुझे बड़े आकर्षित करते थे, क्योंकि प्रकृति ने उन लॉग्स पर सुंदर सुंदर फॉर्म बनाए हैं। मैं उनको वहां से ले आता था, उनको प्लेन करके ब्लॉक तैयार करता था और उनसे मैंने छापा लेना शुरू किया, जिसमें एक अमूर्तन प्रभाव था। और उस श्रृंखला का नाम मैंने दिया सीड या बीज। एक बीज जमीन के अंदर जाता है, वहां से वो उसके साथ क्या प्रक्रिया होगी, ये मेरा कल्पना लोक का संसार था कि उस बीज के साथ कैसे उसने रंग इकट्ठा किए होंगे, कैसे एग्जिस्टिंग फॉर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस किया होगा। 10 बीज अगर जमीन के नीचे गिरते हैं तो कुछ बीज ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद वो रंग देते हैं। किसी में पीला फूल होता है, किसी में लाल फूल होता है। ये जो प्रकृति का जो स्पंदन है, इसको मैंने उन लॉग सीरीज में बनाने का प्रयास किया है और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। ललित कला एकेडमी दिल्ली ने प्रिंट मेकिंग अप टू 1966 के एक 1960 जिसका क्यूरेशन पलानी अपन ने किया, वो एक बुक आई है, उसमें वो प्रिंट मेरा समाहित है। इस तरह से मेरा उत्साह बढ़ता गया और मैं निरंतर उठकर टेक्निक को देखता रहा। संयोग से ललित कला एकेडमी की त्रैवार्षिकी ट्रेनाले हुआ करती थी, मैं वो देखने गया और वहां पे मैंने जापानीज वुड प्रिंट देखे, जिनमें ब्लैक एंड व्हाइट थे पर एकदम फोटोग्राफी का इफेक्ट था, लगता था फोटोग्राफ है। और वो आकृतियां बैलून्स की थी जो संयोजित की गई थी। मैं देखकर उन छापा चित्रों को चकित रह गया कि फ्लैट लकड़ी से डायमेंशन कैसे बनाया जाता है। लौट के आने के बाद मैंने लॉग सीरीज को विराम देकर
तकनीकी विकास में जुट गया कि फ्लैट लकड़ी से डायमेंशन कैसे क्रिएट हो सकते हैं। 1 साल के प्रयास के बाद मैं सफल हुआ और मैंने एक लंबी श्रृंखला एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाई, जो उसको सराहना मिली, मेरा उत्साह बढ़ा। इस तरह से मेरा कला यात्रा, छापा कला यात्रा का निरंतर विकास होता गया। 1989 में या 88 में मुझे इन्हीं उत्कट पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला ललित कला एकेडमी से। देश की अखिल भारतीय प्रदर्शनियों में मेरे चित्र प्रदर्शित होते रहे और मैं निरंतर काम करता रहा। जब दूसरा मेरा एक फेज आता है इमरजेंसी के बाद का। इमरजेंसी जब भारत में लगी तो मेरा संपर्क कवियों से, लेखकों से, नाटककारों से बहुत निकट का हो गया, क्योंकि हम लोग पोस्टर बनाते थे, वो लोग कविता पढ़ते थे और लोग उसका आनंद लेते थे। उसमें आदरणीय नागार्जुन जी, फणीश्वर नाथ रेणु, साहित्यकार, उपन्यासकार और पटना के बहुत सारे कवि नुक्कड़ पर इकट्ठे होते थे। उनकी कविता की प्रक्रिया जानने के क्रम में मुझे लगा कि मेरे जो छापा है वो समसामयिक संदर्भ में सामने आना चाहिए। अचानक मेरे छापा चित्रों में आकृतियां आने लगी। ह्यूमर, बिट, सटायर, ये सारे एलिमेंट मेरे छापा चित्रों में आ गए। माध्यम मेरा उत्कट ही रहा, कला उत्कट रहा, पर चिंतन मेरा बदल गया और वो एक लंबी 30 छापा चित्रों की एक श्रृंखला बनकर तैयार हो गई। इस प्रकार से ये मेरा दूसरा फेज आया। तीसरा फेज आता है 80 के बाद वाला। 80 के बाद मैं निरंतर लॉग, प्लेन वुड को कट करके वुडकट, और जो प्रभाव मैंने प्रकाश छाया का अब तक अचीव किया था प्रिंट मेकिंग में, उन सबको मिलाकर मैं छापा चित्र बनाने लगा। अचानक एक घटना हुई कि मेरे विद्यार्थी भी छापा चित्र बनाते थे और बहुत अच्छा बनाते थे। उनके चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित होते थे, तो मुझे बहुत सुख मिलता था। जब वो पास करके निकल गए कॉलेज से, अचानक मुझसे मिलने आते थे, तो मैं पूछता था कि प्रिंट मेकिंग का क्या हुआ, नया क्या किया, जरा दिखाओ। तो बड़े निरुत्साह होकर वो बोलते थे कि सर क्या बताएं, हमारी सर्विस ऐसी जगह लग गई है, वहां स्टूडियो तो है ही नहीं। तो अब हम पेंटिंग करने लगे, कोई कहता था स्कल्पचर करने लगे। ये सारे विद्यार्थी जो आज देश के अगली श्रेणी के कलाकार हैं, उनसे ये बात सुनकर मेरे मन में एक चिंता पैदा हुई कि आफ्टर ऑल एक ना एक दिन तो मुझे भी ये स्टूडियो छोड़ना पड़ेगा, मैं भी रिटायर होऊंगा, तब मैं क्या करूंगा। तो मैंने निरंतर
रिलीफ सरफेस प्रिंट को अपना माध्यम बनाया। कभी लखनऊ कला महाविद्यालय में पढ़ते समय मैंने हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला पढ़ी थी। उसकी एक लाइन, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला, ये लाइन मेरे लिए मंत्र की तरह साबित हुई। मैं केवल और केवल रिलीफ सरफेस प्रिंट करता रहा और उस टेक्निक का डेवलप किया जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आने के बाद जो प्रिंट मेकिंग में टेक्निक्स डेवलप की, वुडकट, एचिंग, लिथोग्राफ, सेरियोग्राफ, जो अटेलियर 17 में हेटर साहब ने जो डेवलपमेंट कराया टेक्निक्स का, आज मैंने देखा, अनुभव किया कि पूरे विश्व में इन्हीं तकनीकों में काम हो रहा है। तो मेरे सामने एक प्रश्न पैदा होता था कि छापाकार इन तकनीकों में कितने दिन काम करेगा? क्या इसमें कुछ नई तकनीकें जोड़कर प्रिंट मेकिंग में नया प्रभाव पैदा किया जा सकता है क्या? यह मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह था कि हम छापा चित्र बनाते हैं, जो तकनीक छापा कला में प्रचलित हैं उन्हीं तक सीमित हैं, उन्हीं में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो छापा चित्र बनाना एक छापाकार का धर्म है, पर एक धर्म ये भी है कि इस छापा कला के विकास के लिए नई नई तकनीकों का आना। अभी तो डिजिटल प्रिंट आ गए, स्वागत योग्य हैं, और अनेक नए हमारे नई पीढ़ी के कलाकार छापा चित्र बनाने के साथ तकनीकी विकास में भी प्रयास कर रहे हैं कि कैसे नई तकनीक आए। तो उसी संदर्भ में मैं जब कला महाविद्यालय में शिक्षक था तो अचानक घूमते घूमते मैं स्कल्पचर सेक्शन में चला जाता था। वहां मैंने देखा कि पुरानी मूर्तियां जो टेराकोटा की बनी हुई हैं उनमें क्रैक्स पड़ गए, और इतने सुंदर क्रैक्स लगे वो मुझे कि लगा, अरे क्या यही प्रभाव छापाकला में आ सकता है क्या? तो मैंने मिट्टी के स्लैब बनाए, बड़े बड़े स्लैब बनाए, कभी पतले बनाए, कभी मोटे बनाए, और मैंने ऑब्जर्व किया कि जो महीन सतह थी वहां पर दूसरी तरह के क्रैक्स बने, जो मोटी सतह थी वहां दूसरी तरह के क्रैक्स बने। मैंने क्रैक्स का अध्ययन किया क्ले ब्लॉक पर। अध्ययन करने के बाद ये रिजल्ट पर पहुंचा कि इस माध्यम में को विकास, इस माध्यम को विकसित किया जा सकता है। इसी क्रम में मैंने जब मिट्टी के ब्लॉक मेरे गीले होते थे तो मैं कुछ ड्राइंग्स भी बना देता था उन पर, जो सूखने के बाद वो ड्राइंग एक नया आनंद देती थी। उनको मैं एक रंग में, दो रंग में, तीन रंग में छापता था, छापने लगा। तो नेचुरल मिट्टी के जो क्रैक्स थे उनका आनंद प्रिंट में आने लगा। अब मैंने और प्रयोग किए। मैंने जो प्रिंट पर स्क्यूजी चलाया जाता है प्रिंट करने के टाइम में, उस पर प्रयोग किए। मैंने डिफरेंट कागजों को
राइस पेपर पर प्रिंट किए, मतलब अलग अलग तरह के क्वालिटी के पेपर्स को मैंने इस्तेमाल किया, उनका प्रभाव देखा कि अलग अलग पेपर पर छापा का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। फिर मैंने इंक पर एक्सपेरिमेंट किया कि अगर एक ही इंक से कई सारे टोन्स कैसे क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मैंने इंक्स में कुछ सॉल्वेंट मिलाना शुरू किया, कुछ टिंटिंग मीडियम मिलाना शुरू किया। तो मेरी इंक में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए मैं टिंटिंग मीडियम मिलाने लगा। कहीं मैं वार्निश मिलाकर प्रिंट में चमक पैदा करने लगा। तो एक ही प्रिंट में ब्लैक कलर के डिफरेंट टोन्स मैंने अचीव किए। वो मुझे बड़ा आनंद आया कि इतने रंग के बजाय अगर काले रंग में ही हम अपनी बात करें तो कैसे होगा। ये मेरी एक लंबी श्रृंखला रही क्ले ब्लॉक प्रिंट्स की, जो रिलीफ सरफेस से एक नए तरह के प्रिंट पैदा करती रही। ये मेरा एक अनुभव रहा तीसरे नंबर का। और चौथे नंबर का अनुभव मुझे आध्यात्म से मिला। पिछले जो ब्लैक इन ब्लैक किए तो मुझे लगा मैं काले रंग में काली मां को खोजने का प्रयास कर रहा हूं, और काला रंग मेरे लिए एक मिस्ट्री है, एक बोल्डनेस है, एक सस्पेंस है। काले रंग में उसका आनंद मैं तरह तरह से लेने लगा और एक लंबी श्रृंखला बनकर तैयार हुई। मेरी आकृतियां भी बदलती गईं। जो आकृतियों में मेरी टूल के स्ट्रोक होते थे, लाइंस होती थी, आप मेरे छापा चित्रों को देखेंगे तो अंदाज लगेगा मुझे रेखा बहुत पसंद है। तरह तरह की रेखाओं का आनंद मैंने लिया है, और मेरा मानना है ये सूक्ष्म से स्थूल की एक यात्रा है। हमारे वैदिक चिंतन के अनुसार ईश्वर निराकार है। कलाकारों ने उसको बिंदु से के रूप में एक प्रतीक दिया कि परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है उसको साकार कैसे किया जा सकता है। तो कलाकारों ने एक बिंदु की कल्पना की, और बिंदु जब पास पास रखे जाते हैं तो रेखा बनने लगती है, और यही रेखाएं आकृतियां बनाती हैं। और रेखाएं आप ध्यान से देखें तो जितने भी महान कलाकार हुए उन सबकी रेखाएं अलग अलग आनंद देती हैं। ड्यूरर, मुंच, पिकासो, इवन माइकल एंजिलो। भारत में अगर हुसैन की रेखाओं का अध्ययन करें तो उनका एक अलग आनंद है। मतलब रेखा विजुअल आर्ट का बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, और वो मेरे छापा चित्रों में मेरी तरह से दिखाई देता है। कभी वो रेखाएं शून्य से प्रारंभ होती हैं, दिखाई देती हैं, और शून्य में फिर विलीन हो जाती हैं। कभी कभी सफेद रेखा प्रारंभ होती है, बीच में रंगीन हो जाती है, और फिर विलीन हो जाती है। ऐसे रेखाओं में मैंने रंगों का प्रयोग किया। अगर भारतीय संदर्भ में रेखा को देखें तो अजंता की आकृतियों को देखें तो लगता है कि अजंता की आकृतियों की रेखाओं पर जो प्रकाश छाया, लाइट एंड शेड का प्रभाव है, वो डायमेंशन क्रिएट कर रही है। लगता है कि आकृति के अंदर से प्रकाश उन रेखाओं पर पड़ रहा है।
भारतीय कला चिंतन में फोटोग्राफिक प्रकाश छाया के प्रभाव को पैदा न करके ये एक अनुभव किया है कि हर आकृति के अंदर एक प्रकाश है और वो प्रकाश आकृति की बाहरी रेखाओं में परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। ऐसे करके रेखा का आनंद मैंने तरह तरह से अपने छापा चित्रों में लिया। अंतिम और अभी जो वर्तमान में है, मैं धीरे धीरे मुझसे रंग कम होते गए और अभी मैं सफेद में सफेद को तलाश कर रहा हूं। मैं इम्बॉस प्रिंट मेकिंग में इम्बॉस टेक्निक पर रेखाओं को उभार कर उसके साथ कुछ टेक्सचर ऐड करके एक आध्यात्मिक वाइब्रेशन का अनुभव कर रहा हूं। मैं स्वयं आनंद लेता हूं अपने छापा चित्र बनाकर। इसी संदर्भ में मैं अपनी एक कविता की छोटी सी लाइन कोट करना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं, अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूं, जिससे बिल्कुल मेरा जो चिंतन है वो सामने आएगा। बिल्कुल दादा, बिल्कुल। बड़ी सी सफेद चादर, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी, मतलब मैं, बड़ी सी सफेद चादर पर काली चींटी खोज रही है सफेद चीनी का दाना। दौड़ रही है दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, बना रही है आकृतियां और रेखाएं, ना जिनका कोई अर्थ है ना अस्तित्व, बस सुख ले रही है सफेद में सफेद को खोजने का। क्या बात है। शायद यही कलाकार की परिणति है। वो जीवन पर्यंत उस सफेद को इस सफेद में खोजने का प्रयास करता है और आनंद लेता रहता है स्वयं के लिए। अगर कलाकार स्वांतः सुखाय रचना करे तो निश्चित रूप से वो कालातीत, जिसको टाइमलेस कहते हैं, वो कलाकृति बनने लगेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर कलाकार स्वयं को आनंदित करने के लिए कला सृजन करे, उसका महत्व एक अलग होगा। मैं तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, मुझे जो प्रेरणा मिली जहां से, उसको मैं आपको इस संदर्भ में रख रहा हूं कि मुझे कहां से प्रेरणा मिली। रामचरितमानस पढ़ते समय शुरू में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है, बाबा तुलसीदास ने, कि अभिव्यक्ति कैसी होनी चाहिए। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मंजुल मातनोती, कि मैं ये जो रामायण की रचना कर रहा हूं वो स्वांतः सुखाय कर रहा हूं। और देखिए तुलसीदास का स्वांतः कितना विस्तृत हो जाता है। एक किसान शाम को चौपाल पर रामायण गा लेता है ढोलक मजीरा के साथ, और उसी रामचरितमानस पर फादर कामिल बुल के पीएचडी और डिलीट कर लेते हैं। ये है स्वांतः का विस्तार। क्या बात है, क्या बात है। अगर हम अपने लिए कलाकृति करें और वो धीरे धीरे जन जन की हो जाए,
इससे बड़ा सुख कुछ नहीं हो। क्या बात है, बहुत खूब दादा, बहुत खूब। आपने अपनी पूरी सफर को इतना विस्तृत रूप से बताया, एंड उसकी संक्षिप्त एक कविता द्वारा जो बताई, आपकी पूरी सफर उसमें दिख रही है। तो बहुत सुंदर। कोई विशेष अनुभव ऐसी हुई आपको आपकी पूरी सफर में, जो जिसे आपको लगता है कि नहीं यार, ये अनुभव मेरी सबसे बड़ी अनुभव है, एंड जो आपकी पूरी डायमेंशन बदल दी उसने, आपकी सोच को बदल दी? अगर कोई एक अनुभूति कहना चाहेंगे तो वो कौन सी रहेगी? बसंत राव जी, जीवन अनुभवों का ही नाम है। बिल्कुल। एक कलाकार के जीवन में बहुत सारे अनुभवों इकट्ठे होते हैं, और कलाकार उन अनुभवों उन को अपने चित्रों में, अपनी मूर्तियों में और अपने छापा चित्रों में अभिव्यक्त करता है। मैं रोज टीवी पर सत्संग सुनता हूं, उससे मुझे बहुत सारे मंत्र मिलते हैं, कुछ सूत्र जीवन के, कला के। मैं सत्संग इसलिए नहीं सुनता हूं कि मैं बहुत धार्मिक हूं। मैं सत्संग इसलिए सुनता हूं कि उनके अनुभव, उन संत महात्माओं के अनुभव जो मेरे लिए एक रास्ता बना सकते हैं, उनसे मैं अनुभव ग्रहण करता हूं। और कुछ घटनाएं जीवन में होती हैं, उनसे भी चिंतन बदलता है। एक्चुअली कला सृजन का सीधा संबंध देखने से है। जो मेरा मानना है, कला सृजन का संबंध देखने से है। देखने से चिंतन बढ़ता है, और चिंतन से नए आविष्कार होते हैं। इतिहास साक्षी है, जिस देश के लोग जितने नए अंदाज में देखना जानते हैं, आज विज्ञान के बड़े बड़े आविष्कार उसी देश में हुए हैं। क्योंकि देखने से चिंतन बढ़ता है, चिंतन से आविष्कार बढ़ता है। तो मैंने जो देखने की प्रक्रिया शुरू की, जब अब मैं 80+ का हूं, जब अपने गांव जाता हूं, गोवर्धन, जो बहुत ही रमणीक स्थान है, बहुत ही धार्मिक स्थान है, वहां सुबह में एक शिलाखंड है, उस पर की लोग पूजा करते हैं। ना उसमें आंख है, ना नाक है, ना मुंह है। ये मैं घटना बता रहा हूं आपको, जिससे आप कहते हैं कि ऐसी कौन सी घटना हुई। वो घटना मैं बता रहा हूं। जब मैं छोटा था तो ये नहीं समझ पाता था, पर आज ये अनुभव करता हूं कि उस शिलाखंड जो निराकार है, जिससे कोई भी रियलिस्टिक आकृतियों का कोई मेल नहीं है, उसकी पूजा करते हैं। और शाम को वही शिलाखंड शिल्प का प्रयोग करके नए नए वस्त्र पहनाकर उसको कृष्ण स्वरूप बना देते हैं। अगर आपने श्रीनाथ जी का विग्रह देखा हो, जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, उस शिलाखंड को आकार दे देते हैं।
और तरह तरह के रंगों का प्रयोग करते हैं। जो सुबह में शिलाखंड मोनोक्रोम था, शाम को कलरफुल हो जाता है और पूरा गांव एक फेस्टिव लुक का आनंद देता है। तो ये निराकार और साकार का जो समन्वय है, वो मेरी कलाकृतियों में मेरे बचपन की जो यादें हैं, क्योंकि यादों का कला सृजन से बहुत करीब का रिश्ता है। यादें बचपन की हों या कल की हों, कोई पर्टिकुलर ऐसी घटना नहीं होती कि हम बटन दबाएं और बिजली जल जाए। कलाकार धीरे धीरे सीखता है क्योंकि संवेदनशील है, आम आदमी से अलग दृष्टि है उसकी, और उन अनुभवों को तो अब मैं अनुभव करता हूं कि मेरी कलाकृतियां कभी निराकार हो जाती हैं और कभी साकार हो जाती हैं। ये बचपन के अनुभव धीरे धीरे बढ़ते गए और आज मेरे छापा चित्रों में आप देख सकते हैं कि कभी मेरी आकृतियां निराकार हैं और धीरे धीरे अचानक साकार हो गई, या साकार और निराकार का मेल मेरे छापा चित्रों में शायद मेरे बचपन की वो यादें हैं जो आज तक चली आ रही हैं। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपने इतना एक अच्छा एक बताया। पत्रकार एक हम्म। पत्रकार और एक छापाकार में यही अंतर है। एक पत्रकार और एक कलाकार में यही अंतर है। पत्रकार घटना का हूबहू वर्णन अखबार में करता है, पर कलाकार उस घटना को आत्मसात कर अपनी तरह से अभिव्यक्त करता है। तो वो कलाकृति हो जाती है, वो साहित्य हो जाता है। और इसलिए ये जो चिंतन है, कलाकार को कला सृजन के साथ चिंतन करना भी आवश्यक है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं या अकेले में सोचता हूं कि मैं छापाकार ही क्यों बना, जब मैं अपने जीवन को एनालाइज करता हूं, विश्लेषण करता हूं, तो मुझे लगता है कि बचपन की यादें, मेरे गांव में एक साइन बोर्ड पेंटर की दुकान थी जिनको हम आदर से हामिद चाचा कहते थे। वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, गुजराती में साइन बोर्ड लिखते थे। जब मैं बच्चा था तो खेलते खेलते शाम को उनके दुकान पर चला जाता था, और वो चटक रंग मुझे बहुत अच्छे लगते थे, साइन बोर्ड के सुंदर अक्षर। और जब साइन बोर्ड बनता के तैयार हो जाता था तो वो एक स्टेंसिल निकालते थे और एक रंगीन बॉर्डर बना देते थे साइन बोर्ड के बाद, और देखते देखते वो साइन बोर्ड एक दूसरे रंग में रंग जाता था। तब मुझे नहीं मालूम था कि ये छापा कला है, पर मैं बड़े गौर से देखता था उस स्टेंसिल को कि कैसे उन्होंने स्टेंसिल से फूल, पत्ता, मोर, चिड़िया, सुग्गा, हाथी कैसे 2 मिनट में पूरे साइन बोर्ड पर छाप दिया। बाद में मैं अब याद करता हूं, मेरी माँ जब नवरात्रि आती थी और दुर्गा पूजा होती थी तो हाथ में कुमकुम या हल्दी लगाकर दीवार पर छाप देती थी और कहती थी ये देवी जी हैं, इनकी पूजा करो। वो एक छापा कला का आनंद कि हाथ की छाप दीवार पर है और वो देवी जी हैं, उनको उनकी पूजा हो रही है 9 दिन। जब घर में नई बहू का प्रवेश होता था
तो पैर में अलता लगाकर 4 कदम चलाया जाता था और उसके पैरों के निशान गोबर मिट्टी से लिपे हुए फर्श पर जब बनते थे तो बड़े आकर्षक लगते थे कुछ दिन तक। इवन हमारे गांव में हर घर में गाय होती थी, तो माँ जब गाय के गोबर का जब उपला, जिसको हम कंडा भी कहते हैं, गोईठा भी कहते हैं, बनाती थी और बनाने के बाद एक हाथ का छाप बना देती थी। ये मुझे बड़ा आकर्षित होता था कि इसने अपने हाथ को गोबर के स्लैब पर कैसे छाप दिया, क्यों छाप दिया। धीरे धीरे समझदारी बढ़ती गई। बरेली में संयोग से पिताजी का प्रिंटिंग प्रेस था, वहां भी छपाई कला से जुड़ गया। पढ़ाई के साथ साथ मैंने किताबों को छपते देखा, मैंने ब्लॉक से अल्मुनियम इससे जिंक के ब्लॉक से छपाई होते हुए देखा। तो छपाई कला मेरे जीवन में धीरे धीरे प्रवेश करती गई। जब मैं लखनऊ कला महाविद्यालय में कला की शिक्षा लेने गया, तो वो जब छापा कला विभाग में गया तो वही रोलर, वही रंग, वही पद्धति, तो मुझे लगा कि ये मीडियम तो मेरा जाना पहचाना था। और छापा कला धीरे धीरे मेरे अंदर प्रवेश कर गया और मैं छापाकार बन गया। यही मेरी छापा कला की छोटी सी यात्रा है। आज 60 वर्ष बाद, 60 वर्ष अनवरत छापा चित्र बनाने के साथ साथ मैं यहां तक पहुंचा हूं। और उन छापा चित्रों की प्रदर्शनी, उन प्रतिनिधि छापा चित्रों की प्रदर्शनी बिहार म्यूजियम में करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने काम को आज जब देखता हूं तो एक दूसरा ही आनंद आता है। जब मैं बनाने के बाद देखता था उसका आनंद कुछ और था। धीरे धीरे आंख, नजर, आंख और नजर दो चीज हैं। मेरी नजर पैनी होने लगी, दृष्टि बदलने लगी और आज मैं 60 वर्ष बाद जब उन्हीं छापा चित्रों को देखता हूं तो एक दूसरा आनंद देते। यही बहुत मेरे छापा कला की यात्रा है। मुझे नहीं मालूम मैं कहां तक पहुंचा हूं, परंतु एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी लिखी। उसकी एक लाइन मुझे मंत्र की तरह लगती है। इस पथ का मतलब कलाकार के पथ का, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांति भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। क्या बात है, क्या बात है। कलाकार वहां पहुंचना चाहता है कि जिसके आगे कोई रास्ता नहीं हो। तो बहुत ये दो पंक्तियां मुझे चैन से नहीं बैठने देती। मैं निरंतर लगा रहता हूं। और मैं बहुत कोरोना पीरियड के मेरे बड़े अजीब से अनुभव हुए। मेरे पास कागज खत्म हो गया प्रिंट बनाने के लिए, जिसमें मैं प्रिंट बनाता था। दिल्ली में लॉकडाउन, बॉम्बे में लॉकडाउन, क्या बोलूं। मेरे विद्यार्थी इतने संपन्न हैं और इतना आदर सम्मान देते हैं कि कोरोना पीरियड में भी मुंबई से, दिल्ली से मेरे विद्यार्थियों ने मुझे कागज भेज दिए, मेरे मन के लायक मुझे इंक भेज दी। और कुछ दिन पेंटिंग करने के बाद मैं फिर कोरोना पीरियड मतलब 2 साल निरंतर नए अंदाज में प्रिंट करता रहा। काले में काले की तलाश। और अभी जिस दौर से गुजर रहा हूं
उसमें सफेद में सफेदी को, व्हाइटनेस इन व्हाइट खोजने का प्रयास कर रहा हूं। बस यही मेरी छोटी सी जीवन यात्रा है। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर। आपने अपने पूरे जीवन के वर्णन जो इतने खूबसूरत तरीके से किया और इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वेरी इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणादायक। एंड मैं आई डेफिनेटली बिलीव, मुझे विश्वास है कि आपकी जो ये अनुभूति जो इस इंटरव्यू में हमने रिकॉर्ड किया है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा, जो भी कलाकार है आगे आने वाले दिनों के लिए, उनके लिए हमेशा एक रेफरेंस रहेगी, एक प्रेरणादायक रहेगी। उनके जो भी सवाल आएंगे मन में, उसमें जवाब उनको इस इंटरव्यू में उनको जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया दादा। मैं तो थोड़े वक्त आपसे बात करना चाहता, लेकिन आपने तो बहुत वक्त दिया उसको, एंड अपनी पूरी अनुभूति बताई। थैंक यू वेरी मच दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और अपनी बात कह के। शायद मेरी बात से किसी भी छापाकार कलाकार को कुछ मिल जाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल दादा, थैंक यू वेरी मच दादा, थैंक यू वेरी मच।